हेलो दोस्तों। जेपीएससी 2021 के लिए हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग जो जेपीएससी के पेपर 2 है, जेपीएससी के पेपर 2 इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये झारखंड स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो होगा ये झारखंड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमें झारखंड के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हमें इकोनॉमिक्स, ये सब हमें सब झारखंड के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी सिलेबस देखा है कि पेपर 1 में झारखंड रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में झारखंड रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 110 हो जाता है आपका। ठीक है, टोटल 110 क्वेश्चन जो है ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम झारखंड को भी कवर करें, झारखंड के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 1 बाय 1 कवर करें। तो इसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे मार्केट पे, पर वो बुक्स जो है बहुत मोटी मोटी बुक है, आप उसको कवर करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमने ये झारखंड का इतिहास का जो सीरीज़ निकाला है, इसमें आपको एक माइंड मैप के थ्रू, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये बनाया है हमने, माइंड मैप के थ्रू हमने पूरा इतिहास को कवर करना है। ठीक है, इसके लिए ये आसान बना है, इसके लिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है और अभी पूरा डिटेल हम बता देंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या है कि बहुत कम टाइम पे हमारा बहुत आसान तरीके से हमारे ये जो सब्जेक्ट है जितना भी है, चाहे जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, ये हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री 1 बाय 1 देखेंगे। पहले एंशंट देखेंगे, मतलब प्राचीन काल में क्या था झारखंड का, फिर मध्यकाल में क्या हुआ था, फिर मध्यकाल में 2 देखेंगे। एक पहले देखेंगे सल्तनत काल में जो हुआ था, उसके बाद मुगल काल में हुआ था, फिर अंग्रेज़ के बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ के आगमन के बाद। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माइंड मैप के जो बनाया है हमने, ये टू द पॉइंट है, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को कवर किया है। और इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे ऐसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसको बाद में सीरीज़ में कवर करेंगे। उसमें आप पाएंगे कि ये जो सीरीज़ है, ये जो हमने माइंड मैप बनाया है हिस्ट्री का, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप पिछले साल देख सकते हैं, जबकि झारखंड में स्पेसिफिक दे दिया है क्वेश्चन किस में कितना क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम चलिए शुरुआत करते हैं ये झारखंड का इतिहास। ये देखिए दोस्तों, इसको हम आराम से बनाया है माइंड मैप के थ्रू। तो ये झारखंड का इतिहास, तो झारखंड के इतिहास में सबसे पहले आते हैं, देखते हैं हम प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास देखते हैं। इसमें क्या है, झारखंड का इतिहास कब प्रारंभ हुआ, ये है पाषाण काल में प्रारंभ होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, झारखंड का जो इतिहास है वो पाषाण काल में प्रारंभ होता है। फिर ये देखते हैं, उस काल में झारखंड क्षेत्र में मानव विकास के व्यापक साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। बहुत से ऐसे जो है खुदाई हुआ है, एक्सकेवेशन जिसको कहते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, पुरातात्विक विभाग जो है वो खुदाई करते हैं। तो उन पे जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जो जानकारी मिली है, ये झारखंड का जो है इतिहास पाषाण काल से प्रारंभ हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर पाषाण काल के 2 कालों, मतलब पूर्व तथा उत्तर पाषाण काल से संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं। जितने भी औजार प्राप्त हुए हैं वो दोनों कालों में प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं, जैसे कि पूर्व पाषाण काल कहा गया, तो पूर्व पाषाण काल में क्या है, इस काल का क्षेत्र घनघोर वनों से घिरा हुआ था और वृक्षों का क्या ऐसी थी कि साफ साफ कुछ भी नहीं दिखती थी, इतनी वृक्ष थी कि साफ साफ कुछ भी नहीं दिख सकता था। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट ये है कि अवशेष पुरातात्विक उत्खनन के क्रम में सिंहभूम, रांची, संथाल परगना तथा हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। जितने भी ये पुरातात्विक विभाग ने जो भी ये खुदाई का काम किया है, इन्होंने यहाँ पे जो हमारे ये प्लेसेस हैं, ये जो जगह है, सिंहभूम, रांची, संथाल परगना तथा हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं, पूर्व पाषाण काल का इतना इन्फॉर्मेशन था कि कौन कौन से जगह में ये प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया जो बताया हमने, सिंहभूम, रांची, संथाल परगना तथा हजारीबाग। अगला देखते हैं, उत्तर पाषाण काल क्या हुआ, इस काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं।
उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल भी कहते हैं। संभवतः जब सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हो रहा था, तब उस काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति का विकास हो रही थी। ठीक है, ये सांस्कृतिक ये नवपाषाण वाला हो रहा था जब वहाँ पे सिंधु घाटी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें कांस्यकालीन जो होता था, ब्रोंज एज चल रहा था, तब यहाँ पे क्या नवपाषाण चल रहा था। कहाँ पे? झारखंड में। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में कि जब सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति का विकसित हो रहा था, तब झारखंड में क्या क्या हो रहा था। तो 4 ऑप्शन हो सकता है, कांस्यकालीन हो सकता है या और भी पाषाण हो सकता है, नवपाषाण हो सकता है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा, तब यहाँ नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी। नवपाषाण काल से संबंधित यहाँ जो वस्तुएं प्राप्त हुए हैं उनमें से मुख्य है कुठार, सेल्ट, छेनी, चाकू, लोहा, तांबा की आरी। जो आरी प्राप्त हुई है तांबा की बनी हुई है। ठीक है, तो हमें जो नवपाषाण काल के जो संबंधित जो सामान मिले, क्या क्या मिले हैं यहाँ पे फिर से देख लेते हैं दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये कुठार, सेल्ट, छेनी, चाकू, लोहा, तांबा की आरी। देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी है। बस अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो इसको स्पीड बढ़ा दीजिएगा वीडियो का, ताकि आपका टाइम बचे और उसी स्पीड में आप 2 बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपका 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिकांश पाषाण उपकरण क्या है? पॉलिशदार है, मतलब पॉलिश किया हुआ था। ठीक है, नवपाषाण युग से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार भारत में पाए गए हैं। इनमें से लगभग सभी प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि नवपाषाण काल में जो हस्त कुठार मिले हैं, तो झारखंड में कितने प्रकार के हस्त कुठार मिले हैं? तो ये आपका आंसर होगा 12 प्रकार के हस्त कुठार मिले हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लौह युग में क्या है? ये उत्तर वैदिक काल में लौह युग का होना शुरू हो चुका था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की रचना ऐत्रेय ब्राह्मणा एक ग्रंथ है, उसमें मिला गया है। सर्वप्रथम झारखंड का नाम पुंडू से मिलता है। ये क्वेश्चन आप अगर पिछले साल का क्वेश्चन देखे होंगे, हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी कवर किया है, और आप आगे भी जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब हम लोग कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, पूरा उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जेपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का रिपीट होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो रिपीट होता है। इसीलिए हमारे लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम झारखंड को पुंडू से इसका संबोधित किया गया, मतलब झारखंड का नाम पुंडू मिलता है। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाली जनजाति असुर को इसी काल में जोड़कर दिखा जाता है। एक असुर जनजाति जो है झारखंड का, वो लौह युग से जोड़ा जाता है इनको। ठीक है, इसी काल में इनका मतलब आए थे ये। ठीक है, उत्पत्ति हुआ था। क्योंकि असुर जनजाति का मुख्य कार्य लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि असुर जनजाति का मुख्य कार्य क्या था। तो झारखंड के जो असुर जनजाति है, इनका लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था इनका काम। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर लौह युग का भी विकास हुआ है। अगला देखते हैं, वैदिक काल में देखते हैं, झारखंड से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य संबंध ऋग्वेदिक काल से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मतलब ऋग्वेदिक काल में ऐसा झारखंड का कोई ऐसा जानकारी या इन्फॉर्मेशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था, जिससे लोहे का कार्य करने वाले कुछ जनजातियां, विशेषकर असुर की चर्चा उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ। जैसे हमने ऊपर देखा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में असुर का हुआ, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या था? लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था। और झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पुंडू कहा गया। देखिए दोस्तों, मैं बार बार पहले का इन्फॉर्मेशन फिर से रिकॉल कर दूंगा, फिर से दोहरा दूंगा, ताकि आपका माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये धार्मिक आंदोलन जो था। ठीक है, झारखंड में धार्मिक आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा। छठी सदी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का आंदोलन हुआ। ठीक है, जिसका व्यापक असर पड़ा।
झारखंड में भी इससे अछूता ना रहा, झारखंड में भी इसका असर पड़ा। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का, पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा। झारखंड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म के संबंधित अवशेष मिले हैं। मूर्तिया गांव जो है ये पलामू में है, एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। कहाँ पे मिला है ये याद रखिएगा, ये मूर्तिया गांव कहाँ पे है, ये पलामू में है। ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए अगला है कि कुरवा ग्राम से एक बौद्ध स्तूप मिला है। आज का धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि धनबाद जिला जो था वो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये सही है या गलत है, तो ये सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं धनबाद के दियापुर दालमी व बौद्धपुर से कई बौद्धिक स्मारक मिले हैं। कहाँ पे, धनबाद के दियापुर दालमी और बौद्धपुर से बौद्ध के स्मारक मिले, जिनमें बौद्धपुर के बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। कौन सा मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये बौद्धपुर कहाँ पे है, धनबाद में। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। ये गोलमारा कहाँ पे है, पुरुलिया के निकट। पुरुलिया भी कहाँ पे है, ये बंगाल में पड़ता है, मतलब झारखंड से इनका बॉर्डर है। गोलमारा पुरुलिया के निकट से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिला है। कहाँ से मिला, ये गोलमारा मिला, कहाँ से, पुरुलिया के निकट। और एक सूर्य कुंड जो है, सूर्य कुंड ये बाहरी के निकट, ये हजारीबाग में है। सूर्य कुंड से एक बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, ठीक है। ये सब जो जगह है, ये सब जगह याद रख लीजिएगा, जैसे कि धनबाद हो गया, धनबाद का एक हो गया बौद्धपुर हो गया, और एक दियापुर हो गया दालमी, और दूसरा है घोलमारा जो है पुरुलिया के पास है, और तीसरा है ये सूर्य कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, हजारीबाग में है। अगला देखते हैं ईचागढ़ सरायकेला खरसावा जिला से, सरायकेला खरसावा जो है ईचागढ़ है, से तारा की मूर्ति मिली है। तारा कौन है, तारा ये बौद्ध देवी है, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। रांची का म्यूजियम जो है वहाँ पे इनको रखा गया है। तो बौद्ध धर्म का जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये था दोस्तों, तो ये हम लोग कर लिए। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का क्या है, जैन धर्म का भी झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाण जो है, निर्वाणा जो कहते हैं, निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति 1717 ईस्वी में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पे हुआ, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, पारसनाथ की पहाड़। ये अगर पढ़े होंगे आप लोग दोस्तों झारखंड का अगर ज्योग्राफी, तो पारसनाथ की चोटी जो है ये झारखंड के सबसे ऊंची है। इसका ऊंचाई है 1365, ठीक है, 1365 मीटर इसका ऊंचाई है। तो ये पारसनाथ की पहाड़ी का नाम ये जैन के 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ के नाम पे रखा गया, क्योंकि वहाँ पे उनको निर्वाण हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए जैन धर्म के लिए झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पारसनाथ कहाँ पे है, पारसनाथ जो है ये गिरिडीह में है, ठीक है। ये पहाड़ जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का मानभूम, आज का मानभूम जो आज का मॉडर्न जिसको धनबाद कहते हैं, उनको मानभूम कहा जाता था, जैन सभ्यता के संस्कृति का केंद्र था। आगे देखते हैं सिंहभूम के सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें सरक कहा गया। क्या सरक कहा जाता है। सरक श्रवक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब श्रवक शब्द जो है हिंदी का, उसी का जो ये बिगड़ा हुआ रूप जो है सरक है, ठीक है। अगला देखते हैं ये श्रवक गृहस्थ जैन मातवलंबी को कहा जाता है। बाद में
हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से निकाल के बाहर फेंक दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जाति? हो जनजाति। किनको? इनको मातवलंबी को यहाँ से बाहर फेंक दिया। अब ये हो गया हम लोग धार्मिक आंदोलन हो गया दोस्तों। अब देखते हैं ये मौर्य काल में झारखंड का क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य कब से थे? ये 322 से 298 ईसा पूर्व ने अपने गुरु कौटिल्य की मदद से क्या किया? ये नंद वंश को के अंतिम शासक जो थे धनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ये सभी जानते हैं दोस्तों। अब ये झारखंड से रिलेटेड क्या है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट कहा या कुकुट देश कहा है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड को किस किस ग्रंथ में और किन्होंने किस किस नाम से संबोधित किया है। तो ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने झारखंड किसको किया है? ये कुकुट या कुकुट देश से कहा है। अभी कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये क्या थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कहाँ पे? कुकुट देश। कुकुट देश मतलब झारखंड में। अब जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से आटविक नामक पदाधिकारी को नियुक्ति की गई थी। कौन सी? आटविक। ये याद रखिएगा, आटविक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था ताकि इनको कंट्रोल में रखा जा सके। ये आटविक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी थे। अभी मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, क्योंकि मगध जो था वो अभी आज के ज़माने में बिहार के स्थित था, और ये झारखंड जो था ये कहाँ थे? ये दक्षिण में था, मतलब साउथ बिहार के नाम से भी जाना जाता था। तो जो भी मार्ग दक्षिण भारत की ओर जाता था साउथ इंडिया में, वो मार्ग जो है झारखंड से गुजरता था, इसलिए झारखंड का व्यापारिक महत्व था। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। कौन सी नदी? इंद्रवानक नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य के अनुसार इंद्रवानक नदी के में हीरे प्राप्त किए जाते हैं। इंद्रवानक संभवतः ईव और शंख नदी का इलाका था। ये ईव या शंख नदी का इलाका था इंद्रवानक। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते जो थे वो अशोक, सब जानते हैं। अशोक का यहाँ पे जनजातियों पर अप्रत्यक्ष क्या था? नियंत्रण था। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के समर्पित राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक या अटवी या आटव था। ये सब याद रख लीजिए दोस्तों। क्या कहता था इसमें? अशोक के शिलालेख में 13वीं शिलालेख में शिलालेख नंबर 13 में झारखंड को आटवी या आटव कहा जाता था। आटविक प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र के तट विस्तृत था। आटविक प्रदेश कहाँ से थे? ये बघेलखंड जो उत्तर प्रदेश के सबसे उधर से और इधर से उड़ीसा के बीच में था। इस प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में एक आटवी जनजाति के बीच में भेजा गया था। जितना भी अशोक ने अपना धर्म प्रचारक के लिए भेजे थे जिनको भी, उनमें से एक को यहाँ पे झारखंड में भी भेजा गया था। इस दल का नेता का नाम रक्षित था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अशोक ने ये अपने धर्म के प्रचार के लिए जो दल भेजे थे झारखंड में, उस दल का नेता का नाम क्या था? उस नेता का नाम क्या नाम था? ये रक्षित नाम था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर काल में क्या था। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत की पश्चिम विश्व देश साथ व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति हुई। ये तो पता ही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ग्रीक आ गए थे तो उन लोगों के साथ उनका रिलेशन हुआ तो उनका व्यापार बढ़ गया। तो ये जो भारत जो तो थे उनका उन लोगों से अब जो व्यापार होने लगा। तो इस काल के कुछ सिक्के पाए जाने के आभास मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? झारखंड में इसी काल के कुछ सिक्के आभास होता है। इस काल में शासकों का इस क्षेत्र में शासन रहा होगा। अब ये सिंहभूम में
रोमन सम्राटों के सिक्के पाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सिंहभूम में किन के मिले हैं? ये रोमन सम्राटों के सिक्के पाए गए हैं। चायबासा में इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग कर देगा, एक साइड आपको दे देगा जगह का नाम झारखंड में, जैसे सिंहभूम हो गया, चायबासा हो गया, इधर आपको देगा रोमन सिक्के, इंडो-सीथियन सिक्के, तो ये आपको उसको मैच करना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर बनेगा। इसलिए आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, चायबासा में इंडो-सीथियन के प्राप्त हुए हैं। रांची जिले में कुषाण काल के ईसा के प्रथम या द्वितीय शताब्दी के सिक्के मिले हैं। तीसरी शताब्दी का भी एक पूरा कुषाण सिक्का मिला है। कहाँ मिला? ये रांची में। रांची में किसका मिला? ये कुषाण काल का सिक्का मिला। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं है, किसी राजा का नाम नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों गुप्त काल। अब ये कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग व पाटलिपुत्र में शक्तिशाली गुप्तों का उदय हुआ। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन थे? ये समुद्रगुप्त थे। ये आप देख लीजिएगा, समुद्रगुप्त थे सबसे महान। इसका एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था ये समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त के सामरिक विजय का वर्णन मिलता है। अब ये इससे क्वेश्चन ये हो सकता है, पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, तो आपका होगा हरिसेन। या ऐसे पूछ सकता है हरिसेन किसके दरबारी थे, तो होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे। इन विजयों में एक आठविक विषय थी, जो भी है प्रयाग प्रशस्ति में जो लिखा है उसमें आठविक विषय भी थी। तो हमने पहले ही देखा है, उनको झारखंड को आठविक या आठवीं या आठव नाम से सूचित किया जाता था। बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक फैला हुआ इसको आठविक प्रदेश कहता था, जिसमें झारखंड शामिल था। हमने ऊपर में देख लिया इसको। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आठविक प्रदेश के शासक को पराजित किया और उसके साथ परिचारिकृत नीति का पालन किया। ठीक है, इसमें क्या परिचारक बनाने की नीति, जो मतलब उसको प्रचार उनका करेगा। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त का शासन झारखंड क्षेत्र में उसके अधीन था, उसके शासन में झारखंड जो उनके अधीन में था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुड देश कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? मुरुड देश कहा गया। ये याद रखिएगा दोस्तों कि क्या किसको क्या कहा गया। कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या क्या है? मुरुड देश कहा गया है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य का शासन उज्जैन से लेकर के बंगाल तक विस्तृत था, इसमें झारखंड भी शामिल था। तो ये चंद्रगुप्त II जो थे उनका शासन में ये झारखंड भी शामिल था। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य के राजकाल में भारत आए चीनी यात्री फायान ने कुकुटलाट कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, फायान ने क्या कहा था झारखंड को? इसको कुकुटलाट कहा था। तो इतना हम लोग देख लिए अभी, ये जो गुप्त तक देख लिए हैं, और बाकी का जो है हम लोग बाद में करेंगे। इसका फिर हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ या पूर्व मध्य काल में क्या हुआ। अभी तक है ये वीडियो में, अभी तक इतना ही कवर करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपके लिए ये है कि आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख लें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और JPSC का जो पेपर 2 है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हिस्ट्री से, और जो एंशंट हिस्ट्री जो है ये प्राचीन काल है, इसमें से आपका बहुत सा क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप ये आपको अच्छी तरह से पढ़े होंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए हिस्ट्री का, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। इसीलिए इसी तरह हम आगे पार्ट भी हम लोग ये सब करेंगे। ये माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं दोस्तों, ताकि ये आसानी से याद रह सके, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कुछ याद करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसी तरह से हम लोग सब सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, आराम से सब हमारा पूरा आ जाएगा और हम इजीली कटअप को क्लियर कर सके। इस तरह से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आगे का जो बचा हुआ है दोस्तों उसको बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।